हेलो दोस्तों, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं सुनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं हिंदी पेडागॉजी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को सेलेक्ट किए हैं, जिससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चाएँ करेंगे। उस चैप्टर की बात करें मित्रों, जो आज जिस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात करें मित्रों, तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से हर बार प्रश्न बने हुए हैं और संभावना है कि इस बार भी आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न जरूर बनेंगे। आइए एक एक प्रश्नों पर विद डिटेल्स हम चर्चा करते हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर हमारा अटेम्प्ट करने का डायरेक्शन सही होगा तो हम क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। आइए मित्रों, एक एक प्रश्नों पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। मित्रों, इसने पूछा है असत्य, और पहला ही ऑप्शन जो है वो असत्य कह रहा है, क्योंकि भाषा जो है वो एक दूसरे के बीच परस्पर संबंध की बात करती है, संबंध का कार्य करती है, ना कि कार्य नहीं करती। और इसने कहा नहीं करती, और यही असत्य है और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में असत्य पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नीचे ज़रूरत नहीं देख लेते हैं। भाषा ज्ञानार्जन का साधन है, सही बात है। फिर सामाजिक अस्मिता का साधन है, ये भी सही है। नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसके पास व्याकरण है, ये एक क्रम में चलती है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण है। आइए देख लेते हैं भाषा शिक्षण क्या है। यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। फिर यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। बिल्कुल मित्रों, शिक्षण पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो यह दोनों बातें सही हैं कि यह भी जानना कि बच्चा पढ़ता लिखता कैसे है, कैसे पढ़े लिखे, और यह भी जानना कि शिक्षक जो है वो बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो 1 और 2, ये दोनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, पूछा गया प्रश्न कि भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, फिर कह रहा है बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, फिर कह रहा है सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, और फिर कह रहा है उपर्युक्त सही। तो आप देख सकते हैं कि भाषा शिक्षण जो है ये आपके भाषाई कौशलों से परिचित कराता है। भाषा शिक्षण जो है ये बच्चों में सोचने की क्षमता, कल्पनाशीलता को बढ़ाता है, ठीक है ना। और कल्पनाशीलता, सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही बच्चे में सृजनात्मकता का गुण भी विकसित होगा, ठीक है ना। तो ऊपर के दिए गए तीनों बातें जो हैं वो भाषा शिक्षण के संदर्भ में सही हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी जो है ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो आइए एक एक ऑप्शन पर देखते हैं कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है। पहला है कि वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, ठीक। फिर कह रहा है केवल पठन कौशल का विकास। फिर पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। मित्रों, बात करें भाषा शिक्षण के उद्देश्य की तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता विकसित करना का विकास करना, बिल्कुल ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। हाँ, उसके बाद कहा है कि केवल पाठन कौशल का विकास करना। नहीं मित्रों, भाषा शिक्षण जो होता है ये आपके चारों कौशलों का विकास करता है, ना कि केवल पठन कौशल का, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक। फिर पाठ्य पुस्तकों से इतर
पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास करना। ऐसा नहीं कि जो पाठ्य पुस्तकें आपकी कक्षा में पढ़ाई जा रही हैं केवल वही आप पढ़ पाएँ, अन्य पुस्तकें आप ना पढ़ पाएँ। ऐसा उद्देश्य भाषा शिक्षण का नहीं है मित्रों। भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो उसका उद्देश्य है कि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ पाएँ, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त पुस्तकों को भी पढ़ने की क्षमता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो और ऑप्शन नंबर 1 जो है ये दोनों बातें सही है, ठीक है ना। और 1 और 3 सही है, ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इसलिए आपके इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बन जाता है, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मित्रों, ये प्रश्नों के सॉल्व करने के तरीके, आप प्रश्नों को किस अप्रोच पर सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपको प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका पता है, आपको उत्तर निकालने का तरीका पता है, तभी आप जो हैं वो प्रैक्टिस का उद्देश्य पूरा करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस का उद्देश्य जो है वो मित्रों मात्र क्वेश्चंस को जान लेना नहीं, आंसर को जान लेना नहीं, आंसर को याद कर लेना नहीं, अपितु क्वेश्चंस को हम कैसे करें, उत्तर को कैसे निकालें, ये जान लेना प्रैक्टिस का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। और हम इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। एक एक चीज़ों को, एक एक ऑप्शंस को विद डिटेल्स कैसे उत्तर निकालना है, कैसे उत्तरों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, गलत ऑप्शन को काटना है और सही ऑप्शन तक पहुंचना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 को प्रश्न पूछा गया कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया, क्योंकि ये नहीं जो है ना ये खूब गोल गोल घुमाता है और गोल गोल घुमा करके आपको सही जगह नहीं गलत जगह पहुंचा देता है ना। तो सही जगह पहुंचिए और नहीं को ही गोल कर दीजिए। जब नहीं को ही गोले में रख देंगे तो आप नहीं गोले में फंसेंगे, है ना। आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया। 5 की बात करें तो है कि भाषा शिक्षण में समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। भाषा शिक्षण में आप समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराएंगे तो भाषा बच्चा आसानी से सीख पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, फिर चलिए, कह रहा है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, ठीक। फिर कह रहा है समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। आप अगर देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है तो पहले सही को अलग कर लीजिए। पहला आपने देख लिया कि समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। फिर है कि समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे जो है वो स्वयं नियमों को बना लेते हैं, नियम का निर्माण कर लेते हैं, ये भी बात सही। अब बात फंसी इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में। आइए देखते हैं, कह रहा है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, नियमबद्ध व्यवस्था को मतलब जैसे किसी एक वाक्य को आपने उठाया, ठीक। अगर वाक्य उठाया तो वाक्य की संरचना है कि पहले क्या आता है, कर्ता आता है, फिर क्या कर्म, फिर क्या क्रिया आती है, ठीक है ना। तो कर्ता, कर्म और क्रिया का ये जो क्रम है इसे आप व्याकरण के ही तो माध्यम से सीखते हैं या किसी और माध्यम से जानेंगे। सही व्याकरण ही इसे बताएगा ना। अच्छा, चौथा क्या तीसरा क्या कह रहा है, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। ये तो बात सही है मित्रों कि आप भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार क्यों बच्चे के प्रति अपनाएंगे। ये तो बात गलत है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। आप बल्कि उनकी शुद्धता को धीरे धीरे
या जो अशुद्धता है उसे धीरे धीरे दूर करेंगे, ना कि उससे कठोरता से पेश आएंगे, है ना। तो ये तो बात सही, ये भी बात सही। उसके बाद कह रहा है भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था को क्या वो केवल व्याकरण के नियम से ही जाना जा सकता है? नहीं मित्रों, आप व्यवहारिक रूप से भी इन चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि ये बात जो है, यह भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। तो ये तो इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि भाषागत शुद्धता से को दूर करने के लिए आप बच्चे पर ज़बरदस्ती थोप दे चीज़ें, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसे मैं नहीं मानता, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। कई किताबें इसे सी भी मानती हैं, लेकिन मैं सी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बच्चों को दबाया जा रहा है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, और शिक्षण में जहाँ बच्चे पर थोपी जाएंगी चीज़ें, वो चीज़ें अमान्य होती हैं मित्रों। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है, इसे हम सही मानेंगे, क्योंकि नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। नहीं, आप अन्य माध्यमों से भी आप बात करें भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को सीख पाते हैं, क्योंकि नहीं कहा, चॉम्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे के पास तो एलईडी है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर के पैदा हुआ है, तो नहीं कह सकते इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके साथ हम चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देख लेते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा अर्जन आप समाज से करते हैं, भाषा अधिगम आप विद्यालय से करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान से करते हैं, है ना। फिर कह रहा है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। चलिए और भी देख लेते हैं, खैर समझ रहे होंगे आप। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, बिल्कुल सही। अगर आप भाषा ही नहीं जानेंगे तो अन्य विषयों को कैसे समझ पाएंगे, या किसी अन्य विषय की भाषा को ही नहीं जानेंगे तो उस विषय को कैसे समझ पाएंगे। फिर है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हैं। जबकि प्रश्न आपका पूछा गया है कि कौन सा भाषा शिक्षण के संदर्भ में कथन गलत है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है कि भाषा शिक्षण के केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल देता है। नहीं मित्रों, भाषा शिक्षण जो है ये आपको केवल बोलने में ही नहीं, लिखने, पढ़ने, सुनने सब में मदद करता है। इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न पूछा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इस गोले को, इस नहीं को गोल कर दीजिए ताकि आपको गोले में ना जाना पड़े। आइए देख लेते हैं 7वें प्रश्न को। 7वें प्रश्न में है कि विभिन्न संदर्भों में, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, फिर विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, फिर कह रहा है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, और फिर है मानवीय मूल्यों का विकास करना। मित्रों अगर बात करें प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में अलंकारिक साहित्य या अलंकारिक प्रयोग को विकास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चे में मानवीय गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है। बच्चों में भाषा के अर्थों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना, बच्चा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाए, बोल पाए, इसमें कुशल करने की आवश्यकता है, ना कि वो छंद और अलंकार से युक्त भाषा का प्रयोग करे। इसके विकास करने की आवश्यकता जो है, वो उद्देश्य जो है, वो प्राथमिक शिक्षक में भाषा शिक्षण का नहीं होता है। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें मित्रों तो प्रश्न बना है कि भाषा शिक्षण की विधियां
मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए। भाषा शिक्षण की विधियां किस पर निर्भर करनी चाहिए, इस प्रश्न के पूछने का तात्पर्य ये है मित्रों। तो है कि परीक्षा पद्धति पर, फिर बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, फिर कह रहा है समय अवधि पर, और फिर कह रहा है लक्ष्य भाषा पर। तो आप समझ गए होंगे कि भाषा शिक्षण की विधियां जो हैं वो बच्चों के स्तर पर, आयु पर, समझने की क्षमता पर, है ना, और आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपका प्रकरण क्या है, इस पर निर्भर करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें मित्रों तो प्रश्न पूछा गया कि भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। भाषा शिक्षण में व्याकरण को पढ़ाए जाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है, आइए देख लेते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत, फिर अनुकरण का सिद्धांत, फिर आगमन एवं निगमन का नियम, फिर अनुबंधन का सिद्धांत। मित्रों, भाषा आप जब व्याकरण पढ़ाते हैं तो व्याकरण में आप नियम बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, ठीक है ना। तो व्याकरण में जो नियम और उदाहरण बताए जाते हैं, अगर आप नियम को बता करके उदाहरण समझाएं तो यह विधि जो होती है वो निगमन विधि होती है, और यदि आपने उदाहरण बता करके नियम को बताया तो यह विधि जो होती है वो आगमन विधि होती है। तो इस प्रकार से बात करें कि व्याकरण को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो मित्रों वह विधि जो होती है वह आगमन एवं निगमन विधि होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, आइए एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। प्रश्न ऑप्शन 1 है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत ध्यान दीजिएगा। फिर है कि विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है। फिर कह रहा है कि सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। फिर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए एक एक ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं। तीसरा है कि सीखी हुई बात की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। ये तो मित्रों अभ्यास का नियम हो, आप किसी चीज़ को सीखे हैं तो उसे फिर बार बार करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभ्यास या पुनरावृत्ति का नियम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा पुनरावृत्ति का नियम कह सकते हैं, अभ्यास नहीं, पुनरावृत्ति का नियम हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता, तो ये तो अभ्यास का नियम हो गया कि बार बार आप उससे अभ्यास करवाइए। तो ये तो दोनों बातें गलत हो गई, ये दोनों गलत हो गई तो तीसरा भी गलत हो गया, आप ऑटोमेटिक अपने आंसर पर पहुंच गए। मित्रों ये होती है प्रैक्टिस, ये होता है क्वेश्चन के सही करने का तरीका, और यही आपको सीखना है। आपको हम इस प्रश्नों को जो करवा रहे हैं, आपको इस प्रश्नों को करवाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आपको अगर प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता है फिर भी आप अपने प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंच जाएं, गलत ऑप्शन को काट करके। समझ रहे हैं, आप बने रहिए, इसी तरीके से हम आपको एक एक उत्तर तक पहुंचने की कला सिखा देंगे। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो आप अपने आप सही उत्तर पर पहुंच गए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न बना कि विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। आइए एक एक चीज़ों को देखते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत, फिर कह रहा है अनुकरण का सिद्धांत, फिर कह रहा है साहचर्य का, फिर कह रहा है जीवन समन्वय का सिद्धांत, ठीक है। तो आप देख लीजिए, फिर से देखिए, सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, तो सामाजिक परिवेश का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, अनुबंधन से, अनुकरण से, साहचर्य से या जीवन समन्वय से। मित्रों सामाजिक परिवेश के प्रभाव की बात करें तो आप देखते हैं बच्चा परिवार में रहता है, भाषा कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। समाज में रहता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा बकता है तो क्या करता है बच्चा, उसका अनुकरण कर लेता है।
है ना। तो सामाजिक परिवेश के प्रभाव की बात करें तो इसमें जिस सिद्धांत का प्रयोग किया होता है वह अनुकरण का सिद्धांत होता है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 बना है मित्रों कि मातृभाषा शिक्षण। आइए क्या है मातृभाषा शिक्षण की बात कर लेते हैं। विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है। बिल्कुल नहीं मित्रों, ये गलत बात है। ठीक, फिर है कि शिक्षण को सरल बनाता है। हाँ, शिक्षण को सरल बनाता है, बिल्कुल मातृभाषा जो है ये शिक्षण को सरल बनाती है। फिर है अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधा बनता है। नहीं मित्रों, अध्यापक के शैक्षिक कार्यों में जो मातृभाषा है उसे एक संसाधन के रूप में या बहुभाषा को संसाधन के रूप में लिया जाना चाहिए। फिर है शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है मित्रों, ये भी बात गलत है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें मित्रों तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पूछा गया है कि कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान। स्थूल से मतलब होता है मित्रों मूर्त वस्तुओं से, ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये जो ज्ञान होता है ये स्थूल ज्ञान कहलाता है। और सूक्ष्म ज्ञान वह ज्ञान होता है जिन्हें आप महसूस और छू नहीं सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म ज्ञान में यही अंतर होता है। आइए देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, फिर कह रहा है क्या, अनिश्चित से निश्चित की ओर। फिर कह रहा है पूर्ण से अंश की ओर। फिर कह रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो मूर्त वस्तुएं होती हैं, और जिन्हें आप छू देख नहीं सकते वो अमूर्त वस्तुएं होती हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म के ज्ञान को की ओर अग्रसर करने के जिस नियम की बात करते हैं, जिस सिद्धांत की बात करते हैं, वह होता है ज्ञात से मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो दिया गया है कि गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक, क्या है आइए देख लेते हैं। मनोरंजन। फिर क्या कह रहा है, अनुकरण। फिर क्या कह रहा है, मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत। फिर कह रहे हैं बहुमुखी प्रयास। प्रश्न को फिर से देखिए एक बार। कहे हैं कि गणित के शिक्षक राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। शिक्षक गणित के हैं और राहुल को वाक्य सही करने के लिए कह रहे हैं। उन्हें तो सवाल लगवाना चाहिए, क्वेश्चन मैथ्स के सवाल सॉल्व करवाने चाहिए, तो वो हिंदी के चैप्टर को उठा करके वाक्य सही करवा रहे हैं। मतलब सीधा सा है कि किस सिद्धांत के अंतर्गत ये आएगा। तो मित्रों ये बहुमुखी प्रयास है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो प्रश्न है कि कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक एक देख लेते हैं। जीवन समन्वय का सिद्धांत। फिर कह रहा है कि शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। फिर कह रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। फिर कह रहा है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो मित्रों जब आप कविता पाठ कराएंगे तो बच्चे जो हैं वो भी उस चीज़ को दोहराएंगे, उनका अनुकरण करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जिस सिद्धांत की बात कर रहा है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो प्रश्न बना है कि आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है। तो आप जानते हैं कि शुरू में बच्चा जो है वो अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है। आप देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। बहुमुखी प्रयास, मनोरंजन के सिद्धांत, अनुकरण के सिद्धांत, अभ्यास के सिद्धांत। तो दिया गया ऑप्शन नंबर 3 जिसमें अनुकरण का सिद्धांत है। अनुकरण के ही माध्यम से बच्चा शुरुआती भाषा को सीखता है, शुरुआत में भाषा को सीखता है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है
कि भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, तो आइए देख लेते हैं। मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, फिर मातृभाषा की उपेक्षा करती है, फिर मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, उसके बाद कह रहा है कि लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो आइए देख लेते हैं एक एक चीज़ों को। क्या कह रहा है, जब भी आप भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि की बात करेंगे तो आपको जो भाषा आती है उसी के ही माध्यम से आप लक्ष्य भाषा या नेक्स्ट भाषा को सीखते हैं या उसमें अनुवाद करते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप सबसे पहले कौन सी भाषा जानेंगे, तो सबसे पहले आप मातृभाषा को जानेंगे, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं मानती, गलत बात है। उपेक्षा करती है, गलत बात है। लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ मानती, नहीं मित्रों। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही सही आंसर है कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, इसी के माध्यम से हम अनुवाद विधि को सीखते हैं या करते हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो है मित्रों, ये पूछ रहा है कि भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। दी गई चारों बातें, चारों ऑप्शन जो है वो आपकी कक्षा में शिक्षण युक्ति के लिए प्रभावी है, लेकिन कौन सी सबसे कम है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। आइए प्रश्न नंबर 18 में को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, ठीक। फिर आगे बात करते हैं, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, ठीक। फिर है कि बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना। फिर है कि दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना, ठीक। भाषा शिक्षण में कौन सी युक्ति सबसे कम प्रभावी। अब देख लीजिए, पहला है उचित। अब ध्यान दीजिए कि इसमें बच्चा किसमें शामिल हो रहा है, कौन सी चीज़ बच्चे द्वारा की जा रही है, किसमें बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। अब जिसमें सबसे कम सक्रिय बच्चा होगा, बच्चे द्वारा किया गया कार्य सबसे कम होगा, वही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। देख लीजिए, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। तो दूसरों की चीज़ें की पढ़वाने की ज़रूरत नहीं मित्रों, जो बच्चा खुद करे उसमें वो जो है वो सबसे ज़्यादा शिक्षण युक्त जो है वो प्रभावी होगी, ठीक है ना। कम की बात करें तो वो दूसरों को कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बना है कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। कहानियों से संबंधित प्रश्न बना है। ऑप्शन है कि ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं। फिर कह रहा है बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ठीक। फिर कह रहा है ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर कह रहा है ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। कहानियाँ मित्रों बच्चों को कल्पनाशील, सृजनात्मक एवं चिंतन को बढ़ावा देने वाली होती हैं, इनका बढ़ावा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो पूछा गया है कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है। ऑप्शन ऐसे प्रश्न जब बनते हैं मित्रों तो इस पर समय दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। अगर इन पर समय आप नहीं देंगे, जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आपका प्रश्न गलत हो जाए, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं 20वें प्रश्न को। कह रहा है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य देता है, ठीक। फिर कह रहा है विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि गणित की अभिव्यक्ति गणित भाषा में की जाती है, विज्ञान की अभिव्यक्ति कुछ साइंटिफिक टर्म्स होते हैं उनकी भाषा में की जाती है ना। तो ये तो बिल्कुल प्रभावी है। फिर कह रहा है कि विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं, बिल्कुल सही है। इंग्लिश की अपनी लैंग्वेज है, फ्रेंच की अपनी भाषा विशेष है,
है ना, वो मात्र किसी एक ही भाषा पर नहीं चलती। फिर है विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधक का कार्य करती है। बिल्कुल सही है मित्रों। तो दिए गए चौथे, तीसरे और दूसरे ऑप्शन जो हैं ये पहले ऑप्शन की अपेक्षा में ज़्यादा प्रभावी है। और आप प्रश्न पूछा गया है कि सबसे कमज़ोर कौन है, तो जो पहला ऑप्शन है जिसमें कहा गया है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य निभाता है। नहीं मित्रों, भाषा शिक्षण ही सभी विषयों के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक विषय की अपनी अपनी जो है वो भाषा है, अपनी अपनी शैली है। ठीक है ना। तो इसमें सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। आइए देख लेते हैं। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, फिर वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, फिर कह रहा है कि निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, फिर कह रहा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं मित्र। क्या आपने कभी निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम पढ़ा है? नहीं मित्रों, अनिश्चित से निश्चित की ओर का नियम होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें बात पलट दी गई है। उन्होंने दिया है निश्चित से अनिश्चित। कैसे? देखिए, माइन्यूट सी गलती किया है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पलट जाएंगे। अनिश्चित से निश्चित होता है, ना कि निश्चित से अनिश्चित। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही सही है, क्योंकि ये जो है नियम नहीं है। ठीक है ना। तो आ जाइए 22वें प्रश्न पर चलते हैं। 22वें प्रश्न की बात करें तो 22वें प्रश्न में पूछा गया है कि उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले भी इससे संबंधित एक प्रश्न बना था जिसमें मैंने आगमन और निगमन दोनों को बताया था। उदाहरण दे करके नियम को निर्धारण करना ये आगमन विधि कहलाती है मित्रों। ठीक है ना। तो ऑप्शन को देख लीजिए। विशेष से सामान्य की ओर नहीं, सरल से जटिल नहीं, मनोविज्ञान से तार्किक नहीं, आगमन से निगमन की ओर। यही जो है आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। मित्रों, ये रहे आपके भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मित्रों। अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं कल। धन्यवाद।